साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं यूजीसी नेट सेट हिंदी साहित्य से। इसमें हम झूठा सच उपन्यास देख रहे हैं। इसमें हमने लगभग 13-14 भाग देखे हैं और यह आगे का भाग आज बनने जा रहा है। तो इसके पूर्व भाग में हमने देखा था तारा और बिसंती जो है वह अपने परिवार को ढूंढने के लिए पूर्व की ओर यानी अंबाला की ओर गाड़ी में बैठकर जाते थे और वह स्टेशन पर आ गए हैं और जो भी शरणार्थी है उसकी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ तक देखा था। और जो देव के पिता और देव जो है उन्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए आता है, यहाँ तक हमने पिछले भाग में देखा था। और आगे की भाग में अभी देखेंगे इसके आगे का उपन्यास। पंजाब के व्यापार का केंद्र अमृतसर अब भारत का सीमांत बन गया था। अमृतसर से भारत में पूर्व और दक्षिण की ओर जाना चाहने वाले यात्रियों की संख्या सैकड़ों गुना अधिक हो गई थी। यानी पंजाब जो था अमृतसर और पंजाब जो थे वह एक व्यापार के केंद्र थे भारत के। और अब अमृतसर पूर्व पूर्व दक्षिण की ओर यानी पूर्व और दक्षिण की ओर जाने वाला, उसमें सैकड़ों यात्री यानी जो विभाजन के विभाजन हो रहा है, दंगा फसाद हो रहे, तो जो भी शरणार्थी है उनकी भीड़ ज़्यादा है और वह भीड़ के कारण स्टेशन पर भी ज़्यादा भीड़ थी। विस्थापित पंजाबी पांव रख सकने के स्थान के लिए कहीं भी चले जाने के लिए आतुर थे। उनके सामने उनके सामने करने या मरने का प्रश्न था। यानी वहाँ अभी वो निकल ही चुके हैं घर से, तो वह आसरा पाने के लिए या कहीं रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। उनके सामने जीने मरने का प्रश्न था, इसलिए वह भाग दौड़ कर रहे थे। अमृतसर से पूर्व की ओर जाने वाली गाड़ियों की संख्या पूर्वापेक्षा 10 मार्च भी नहीं रही थी। विभाजन से पूर्व उत्तर भारत में रेल के इंजन ड्राइवर और फायरमैन का कठिन काम अधिकतर मुसलमान करते थे। वे सभी पाकिस्तान चले गए थे और पंजाब में आते आतंक अनुभव करते थे। इतना ही नहीं, विभाजन हो गया था और जो भी भारत में जो भी मुस्लिम समाज के लोग थे, मुस्लिम धर्म के लोग थे, उनको पाकिस्तान भेज दिया गया था। उसमें जो भी रेलवे कर्मचारी थे, उसमें ड्राइवर थे, जो भी फायरमैन थे या अन्य कर्मचारी थे, वो मुसलमान ही थे और ज़्यादातर मुसलमान थे। तो वहाँ विभाजन होने के बाद वहाँ पाकिस्तान चले गए थे। तो इधर जो भारत में अधिकांश संख्या में रेल कर्मचारी की कमी भी अनुभव हो रही थी। बाबू संतराम और देवबंती और तारा को लेकर बहुत सुबह स्टेशन पहुंच गए थे। यानी बाबू संताराम यानी देव के पिताजी और बंता तारा को लेकर सुबह ही स्टेशन पर पहुंच गए थे। एक बहुत लंबी सवारी के और माल के डिब्बे को जोड़कर तैयार की गई ट्रेन पूर्व जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ी कर दी थी। यानी पूर्व की ओर जाने वाली ये कुछ माल के डिब्बे और कुछ बैठने के डिब्बे, ऐसी ये गाड़ी ट्रेन खड़ी कर दी थी। गाड़ी के सब डिब्बे पहले से ही इतने भरे हुए थे कि किसी और व्यक्ति के भीतर घुस सकने के लिए स्थान नहीं था। यानी गाड़ी में पहले भी इतनी भीड़ थी कि कोई और व्यक्ति आए तो उसको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी और वह अंदर जा भी नहीं सकता था, इतनी भीड़ थी। भीड़ जाने कब से गाड़ी में बैठी हुई थी। गाड़ियों की छतों पर भी लोग अपना असवाब जमा कर बैठने का स्थान बनाए हुए थे। गाड़ी के अंदर तो भीड़ थी ही, गाड़ी के ऊपर भी कुछ यात्री अपने सामान के साथ बैठे थे। गाड़ी में धंस जाने और छत पर स्थान पा लेने के लिए झगड़ा और मारपीट तक हो रही थी। हजारों स्त्री पुरुष बच्चे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। लोग जैसे भी हो अमृतसर से पूर्व की ओर चले जाना चाहते थे। बाबू संतराम और देव विवश थे। मर्दों को छतों पर चढ़ा दिया जा सकता था, परंतु स्त्रियों को छतों पर कैसे बैठा देते। यानी वह भीड़ ज़्यादा थी। गाड़ी के अंदर यानी ट्रेन के अंदर बैठने के लिए या पैर रखने के लिए जगह तो नहीं भी थी, लेकिन ट्रेन की छत पर भी जगह नहीं थी और वह
जगह नहीं थी और जो अन्य यात्री है उसमें स्त्री पुरुष बच्चे जो है वह प्लेटफॉर्म पर खड़े थे क्योंकि उनको जगह नहीं मिली थी। और इन देव और उसके पिता जो संत राम है वह सोच रहे हैं कि यदि पुरुष होते इनके साथ तो उनको किस प्रकार छत पर बिठा देते ट्रेन के, लेकिन स्त्रियों को छत पर कैसे चढ़ाया जाए, कैसे बिठा देते, ऐसा इनके सामने प्रश्न उपस्थित होता है। सहसा बहुत ऊंची पुकार सुनाई दी। कोई तगड़ा जवान मुख के आगे अखबार से बनाया भोपू रख कर ऊंची आवाज में बोल रहा था। सब बुजुर्गों और भाइयों के सामने हाथ जोड़कर विनती विनती है, हम सब लोग मुसीबत में हैं, मुसीबत में सबको सबका ख्याल रखना चाहिए। यानी वह यह जगह की तलाश में है, तभी कुछ एक नौजवान की पुकार सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। वह अखबार ऐसे मुंह के सामने लेकर आवाज़ लगाता है कि हम सब मुसीबत में हैं, हम सब समस्या से घिरे हुए हैं, सभी को विनती है कि सभी सभी का साथ दे, सभी सभी का ख्याल रखिए, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। सबकी माता बहनों को अपनी माता बहनें समझना चाहिए, सबके बाल गोपाल को अपना बाल गोपाल समझना चाहिए। सब बुजुर्ग भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि सब जवान मर्द छतों पर मोर्चा जमाए, सब तिमियों आब लाओ, बाल बच्चों और बीमारों को भीतर बैठने दे। जो तगड़ा जवान मर्द भीतर बैठे हराम की औलाद होगा। यानी वह जवान कहता है कि सब भागदौड़ मची है, दंगा फसाद हुआ है, तो वह कह रहा है जवान कि जो भी अच्छे खासे धष्ट पुष्ट लोग हैं सैयद से, यानी जवान लोग हैं, वह पुकार कर कह रहा है कि सभी को अपने परिवार का समझकर, जो भी माता बहनें है वह खुद की बहन समझकर या खुद के घर परिवार के समझकर उसको गाड़ी के अंदर जगह दे, और जो भी धष्ट पुष्ट है शरीर से जवान है वह छत के ऊपर, गाड़ी की ट्रेन के छत के ऊपर जाकर बैठे, ऐसा वह कहता है। और यदि यह बात न सुने तो वह हरामी है, ऐसे कह के वो गाली देता है। ठीक है, समर्थन का कोलाहल उठ खड़ा हुआ, ललकारों सुनाई देने लगी। जो जवान मर्द भीतर बैठे, वो जवान मर्द गाड़ी में बैठे, उसकी विभत्स गालियाँ परंतु नेक इरादे से दी जाने लगी। यानी वह गालियाँ दे रही, जो भी धष्ट पुष्ट जवान लोग अंदर बैठे थे पुरुष, उसको गालियाँ दे रही थी, लेकिन वह गालियाँ एक सकारात्मक सोच के ज़रिए देने वाली थी, क्योंकि जो भी अन्य जो प्लेटफॉर्म पर बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वह तो छत पर जा नहीं सकते, तो उनको गाड़ी में बैठने के लिए जगह देने के लिए ऐसी वह कर रहे थे। बंटी और तारा को एक सवारी गाड़ी में दबकर घुस जाने का अवसर मिल गया। यानी ऐसा कहने के बाद बंटी और तारा को किसी डिब्बी में जाने के लिए अवसर मिल गया। बाबू संताराम और देव ने उन लोगों की उचित सहायता न कर सकने के लिए खेद प्रकट किया। यानी बाबू और देव ने उनकी सहायता न करने के लिए खुद के मन में एक दुख महसूस किया। शुभ कामनाएं की, पत्र अवश्य लिखने का अनुरोध किया, फिर मिलने की आशा भी प्रकट की और नमस्ते करके चल दिए। देव और देव के पिताजी ने तारा और जो बिसंती है उस बनती है उनको गाड़ी में बिठाया, उनको कहा कि पत्र लिखना अवश्य वहां पहुंचने के बाद, ऐसा अनुरोध किया और फिर कभी मिलेंगे ऐसी आशा भी प्रकट की और नमस्ते कहकर विदा ली। यानी वहां से वो चले गए। सितंबर की चटखती धूप में गाड़ी खूब तप गई। गाड़ी में बोरियों की तरह भरी हुई स्त्रियां पसीना पसीना हो रही थी। वे एक दूसरे के दबाव से चीख कर लड़ने लगी थी और दूसरे सांस में सहानुभूति से बातें करने लगती। कभी कोई पुरुष उन्हें माता हो, बहन हो, बेटियों संबोधन कर बाल्टी लोटे से जल पिला जाता। यानी ट्रेन के डिब्बे के अंदर सभी ट्रेन खचाखच भरी हुई है स्त्रियों से, और वहाँ ज़्यादा भीड़ होने के कारण गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है, और सितंबर माह है तो धूप भी कड़ाके की हो गई है, धूप भी चमक रही है, और उसी कारण वह सब कुछ एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। पसीने से शरीर तरबदर हो रहा है, भीग रहा है। उसमें से कोई पुरुष बाल्टी लेकर या लोटा लेकर आता है और पानी पिला देता है उनको। जल पीने पर तुरंत ही रोमों से फूट निकलता
प्लेटफॉर्म पर खोमचे वाले मक्खियों से भिनभिनाते सामान को ताज़ा और गर्म बनाते हुए खिड़कियों के समीप से निकल जाते। 3-4 छोकरे खजूर के पत्तों की बनी सस्ती पंखियाँ बेच रहे थे। पंखियों की मांग बहुत थी। 2 पैसे की पंखी के 2 आने मांगे जाने पर लोग 2 आने देते समय 10-20 गालियाँ भी देते थे। यानी वो गर्मी हो रही थी और पहले आज के ज़माने में जिस प्रकार पंखे हैं ट्रेनों में, घरों में, उस प्रकार उस ज़माने में तत्कालीन समय में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय में उस प्रकार के ट्रेनों में पंखे नहीं थे। तो उस समय वो हाथ से हिलाए जाने वाले पंखे थे। तो वह पंखे कुछ बच्चे जो पेड़ के पत्ते के थे वह बेच रहे थे। जो भी खजूर के पेड़ के पत्ते थे वह पंखे के रूप में बेच रहे थे और 2 पैसों में ऐसे कोई जिसको आवश्यकता है वह खरीद रहे थे। तारा को लगा गाड़ी में शायद वही चुप थी। स्त्रियां हाथ की पंखी से हवा लेती हुई कोलाहल में अपनी बात बना सकने के लिए ऊंचे शोर में बोल रही थी। यानी वह तारा को लग रहा था कि मैं अकेले ही चुप हूँ, बाकी स्त्रियां हैं वह हाथ के पंखे से हवा करती हुई एक दूसरे से ऊंचे शोर में बात कर रही थी, एक दूसरे से वार्तालाप कर रही थी। पश्चिम पश्चिम पंजाब की अनेक बोलियों, डेरावाली, मुल्तानी, झांकी के शब्दों और उच्चारणों का गोलमाल था। तारा बहुत कम समझ रही थी। सांची बोली आत्मीयता बना रही थी। कोलाहल में बच्चों के रोने का शोर सबसे सबसे ऊंचा था। यानी वह अभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि झूठा सच उपन्यास में किन किन बोलियों का उल्लेख किया है, तो उसमें यह बोलियां याद रखिए। पश्चिम पंजाब की अनेक बोलियां, उसमें डेरावाली, मुल्तानी, झांगी के शब्दों यानी 3 बोलियों का यहाँ पर वर्णन बताया गया है। पश्चिम पंजाब की कितनी बोलियों का जिक्र झूठा सच उपन्यास में किया गया है, यह यदि प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर यह होगा डेरावाली, मुल्तानी, झांगी। ऐसे 3 बोलियों का उच्चारण हो रहा था और इसमें जो सबसे ऊंचा जो शोर था, जो छोटे बच्चे थे वह रो रहे थे और उसका ही शोर ऊंचा था। प्राय अचिंतनीय भय और कष्टों की बातें हो रही थी। बंती समीप बैठी स्त्रियों को देव और उसके परिवार की सज्जनता की बात सुना सुना उन्हें देवता कहकर प्रशंसा कर रही थी। यानी बंती जो सामने उसके पास में बैठी हुई स्त्रियों से अपने परिवार की प्रशंसा कर रही थी। उसके पति, ससुर और उसकी पति, सास और उसके जो जेठ जी थे उसकी प्रशंसा कर रही थी। दूसरी स्त्रियां उससे भी अधिक उदारता के उदाहरण बताने लगी और स्वयं के उपकारों का भी बखान करने लगी। यानी बाकी के जो स्त्रियां हैं वह भी उससे बढ़कर उदाहरण देकर बताने लगी और वो जो भी घर के कामकाज, जो भी घर के कामों में उपकारों की बखान करने लगी, यानी वर्णन करने लगी। गाड़ी में भरी स्त्रियां पसीने से लथपथ और निढाल हो गई थी। बहुत देर बाद गाड़ी में इंजन जोड़ा गया। इंजन से खिंचा गर्जन तर्जन द्वारा बोझ बहुत अधिक होने की शिकायतें थी। क्रोध और बेबसी में बहुत सी फुंकारों से धुएं में बादल छोड़े। यानी गाड़ी में इंजन लगा दिया गया बहुत देर के बाद। यानी वहाँ तब तक गाड़ी स्टेशन से चली ही नहीं थी, फिर भी उनकी हालत पसीने से तरबदर हो रही थी और इंजन जोड़ा गया। और उस ज़माने में आज के जैसे लाइन पर या पेट्रोल डीजल के इंजन नहीं थे, उस समय में कोयले के इंजन थे ट्रेनों में। तो वहाँ ज़्यादा लोड है, ज़्यादा गाड़ी में लोड है, ऐसा भी कहा जा रहा था। तो वह बहुत कठिनाइयों के कारण वह इंजन जोड़ा गया और उससे धुआं निकला, यानी इंजन स्टार्ट हो गया। फिर लाचार गाड़ी को धीमे धीमे खींचना शुरू किया। यानी धीमे धीमे उस इंजन ने शुरू किया। कुछ दूर चलकर गाड़ी की गति ढांचे रिक्शा के बराबर हो गई। यानी गाड़ी में लोड था तो आज के ज़माने के जैसे पावरफुल इंजन उस ज़माने में नहीं थे, या डीजल, पेट्रोल या बिजली पर चलने वाले। उस ज़माने में तो कोयले पर चलने वाली ट्रेन थी, तो उसके कारण वहाँ जो इंजन था वह उतना लोड नहीं खींचा जा रहा था, तो वह रिक्शे की गति से चल रही थी। नौजवानों के लिए कौतुक हो गया। वे गाड़ी से
कूद जाते और दौड़कर गाड़ी पर चढ़ जाने का करतब दिखाने लगे। जीवन की प्रत्येक अवस्था में विनोद और कौतुक खोज लेने की मनुष्य की प्रवृत्ति दबी न रह सकी। यानी वहाँ जो गाड़ी धीमी गति से चल रही है, जो भी नवयुवक ऊपर छत पर बैठे हैं वह चलती गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और फिर वहाँ ऊपर जाते हैं। आज भी यह अवस्था, आज भी यह प्रवृत्ति इंसानों में देखने को मिलती है। ट्रेन यदि स्टेशन के सामने धीमी गति से जाती है, आज भी बहुत से लोग नीचे उतरते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं। आज भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। किसी भी स्थिति में विनोद निर्माण करना या कॉमेडी या हास्यमय शैली उत्पन्न करना इंसान की यह प्रवृत्ति रही है उस जमाने से। कह कहे भी सुनाई देने लगे। छतों पर बैठे लोग दोनों कानों पर हाथ रखकर ऊंचे स्वर में डब्बे गाने लगे। यानी जो ऊंचे स्वर में गाने गा रहे थे। सावन में बड़े झूले, तुम हमें भूल गए, हम तुम्हें नहीं भूले, किसी दूसरे ने होड़ ली, क्यों छुप छुप बरंदे हो, छिप छिप कर क्यों बैठते हो, आखियाँ तो की छिपना, जद ली बीच रहंदे हो, जब दिल में बसना है तो आँखों से क्या छिपना। यानी यह गाना, अभी यह ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि नहीं, तीसरी कसम कहानी में कौन सा गीत गाया गया था, तो नीचे वो दी थी और गीत की पंक्तियाँ दी थी और वहाँ तो तू मुझको ऐसा चाहते रही, यह गीत की पंक्ति दी थी और यह किस कहानी में वर्णित है। तो यह भी बताया जा सकता है कि यह गीत की पंक्तियाँ दे दिया जाए और यह गीत किस उपन्यास में बताया गया है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ध्यान से दीजिए। सावन में पड़े झूले, तुम हमें भूल गए, हम तुम्हें नहीं भूले, किसी दूसरे ने होड़ ली, क्यों छुप छुप बहंदे हो, छिप छिप कर क्यों बैठते हो, आँखियाँ तो ही छिपना, जद ली बीच रहंदे हो, जब दिल में बसना है तो आँखों से क्या छिपाना है। यानी वह इस गाने का अर्थ ऐसा होता है कि सावन में झूले झूलते हैं और उसमें तुमने हमें दिल में बिठा लिया है, तो आँखियाँ चुराने से क्या फ़ायदा है, तुमने तो हमें दिल में बिठाया है, ऐसा वह गीत का अर्थ है। तारा का मन टीस उठा, याद आ गया अपने ब्याह की खुशी में, शोलो और सीता को डब्बे गाते सुना था। यानी वो तारा जो है, यह गीत सुनकर उसको अपने शादी के दिन याद आए, जब उसका विवाह हुआ था, तब वह जो सीता जो थी वह ऐसे ही गीत गा रही थी, उसको याद आ गया। 2 मास में क्या क्या सहा, जीवन क्या है, फिर भी प्रेम की बातें सब व्यर्थ है, क्या मालूम कितने क्या सहा है। यानी इस स्थिति में किसने क्या सहा है, किसने कितना दुख उठाया है, वह वही जानता है। क्योंकि विभाजन के तौर पर जो भी मुस्लिम लोग भारत में थे, जो भी हिंदू लोग पाकिस्तान में थे, तो पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत भेजा जा रहा था और भारत के मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। तो उसमें बीच में जो बहुत से लोग थे, उनमें मार फसाद, दंगा फसाद, बहुत सी ऐसे दंगा फसाद हो रही थी। तो बहुत से लोगों की बहुत सी कठिन अवस्था, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। गाड़ी अमृतसर से चलकर कुछ स्टेशनों को बिना रुके लांघ गई। यानी गाड़ी अमृतसर से छूट गई और किसी स्टेशन पर नहीं रुकी और कुछ स्टेशनों को लांघ गई, पार कर गई। फिर छोटे छोटे स्टेशन छोड़कर रुकने लगी। यानी फिर रुकने लगी छोटे छोटे स्टेशन छोड़कर। प्राय सभी स्टेशनों पर लोग बाल्टियाँ लिए जल या लस्सी पिलाने के लिए गाड़ी को घेर लेते थे। यानी वहाँ जब स्टेशन पर जहाँ भी गाड़ी रुकती थी, वहाँ के लोग बाल्टियों में पानी या जल लस्सी पिलाने के लिए गाड़ी को घेर लेते, यानी वह शरणार्थियों की सेवा कर रहे थे। गाड़ी में भरी सवारियों और सामान के कारण संडास में घुस सकना संभव न था। यानी गाड़ी में बहुत सारा सामान था, तो जो भी वॉशरूम था, बाथरूम था, वहाँ भी लोग थे और वहाँ जाना किसी को संभव नहीं था। माल के डिब्बे में वॉशरूम नहीं था। गाड़ी के रुकने पर छतों से मर्द और गाड़ी के भीतर से स्त्रियां खुले में ही अपने कपड़े समेट कर डिम्बर डे के लिए बैठ जाती। यानी वॉशरूम करने के लिए या ये करने के लिए वह गाड़ी रुकने पर खुले में ही जाते थे। लज्जा और संकोच अनुभव होने पर भी अपनी आंखें मूंद लेने के सिवा कोई उपाय न था। यानी
जो भी नैसर्गिक आपत्ता है, तो वहाँ गाड़ी वहाँ लज्जा तो होती थी, लेकिन फिर भी वहाँ आँखें बंद करके हो जाते थे। कुछ स्टेशनों पर स्थानीय लोग नमकीन रोटियाँ अथवा दाल रोटी बाँट कर सत्कार कर रहे थे। यानी कुछ स्टेशनों पर जो भी वहाँ के लोग हैं, जो स्थायिक लोग हैं, वहाँ कुछ रोटियाँ, कुछ खाने का सामान दे रहे थे। एक स्टेशन पर पूरी तरकारी भी बाँटी गई। एक स्टेशन पर आतिथ्य करने वाले हलवा भी बाँट रहे थे। यानी कुछ स्टेशनों पर जो पूड़ी बाटी, तरकारी बाँट रहे थे, और कुछ स्टेशनों पर कुछ हलवा भी बाँट रहे थे। यानी जो भी खाने का सामान है दे रहे थे, क्योंकि उस समय दयनीय स्थिति थी। स्टेशनों पर आतिथ्य करने वाले लोग पीड़ित शरणार्थियों के सत्कार का पूरा संतोष पाए बिना गाड़ी को चलने से रोके रहते थे। यानी वहाँ जो भी लोग हैं मदद कर रहे थे, सहानुभूति प्रकट कर रहे, कुछ खाने कुछ पीने की चीज़ें दे रहे थे, तो वहाँ गाड़ी चलती थी तो वहाँ गाड़ी को रोक लेते थे और सभी को खाने के लिए भोजन पानी देते थे। शरणार्थी यात्रियों को भी उतावली नहीं थी। यानी शरणार्थी को भी सहानुभूति मिलती थी, उनके भी पेट की भूख मिटती थी, और कोई उतावली नहीं थी। यानी कोई ऐसे उत्साहित कर नहीं था। बहुत कम लोगों को अनुमान था कि वे कहाँ जा रहे थे। उन्हें निश्चय समय पर कहीं पहुँचने की चिंता नहीं थी। वे भाग्य को अंगूठा दिखाकर हंस रहे थे। भाग्य उन्हें कुचल नहीं सका। वे चिंता करके थक गए थे। अब उन्हें किसी बात की चिंता न थी। यानी इस कारण इस समय में बहुत से लोग अपने अपने परिवारों से बिछड़े हुए थे। वहाँ कह रहे थे कि गाड़ी कहाँ जाएगी, कितनी देर में जाएगी, के लिए यानी किसी को कहीं पर जल्दी जाने की कोई चिंता नहीं थी, कोई उत्सुकता नहीं थी। गाड़ी जब जाएगी तब जाएगी, ऐसा कहकर वहाँ गाड़ी में बैठे थे और सफ़र कर रहे थे। परंतु भीड़ में दबी बंती को जल्दी थी। यानी भीड़ में दबी, यानी भीड़ के उस भीड़ में बैठी जो बंती नामक जो स्त्री थी, उसको जल्दी थी, क्योंकि उसकी सास, उसके पति और उसका जेठ जेठ यानी पति का जो बड़ा भाई है उसको जेठ कहते हैं, तो वहाँ उसको मिलने की आशा थी। यानी उसका पूरा परिवार वहीं पर थी और पूरे परिवार से बिछड़कर वह इधर अमृतसर आई थी। उसे अम्बाला पहुंचने की चिंता और उतावली थी, पर क्या कर सकती थी, क्या कह सकती थी। वह गाड़ी की मंथर और शिथिल गति से शुद्ध हो रही थी। जो रेलगाड़ी तेजी की कल्पना की उपमा थी, अब बोझ से रेंग रही थी। यानी इतना बोझ था, इतने लोग थे कि उस इंजन पर बहुत सारा लोड आ रहा था। और बंटी ने तो यह सुना था कि रेलगाड़ी बहुत तेज़ गति से दौड़ती है, भागती है, लेकिन यह तो बड़ी धीमी गति से चल रही थी, क्योंकि इस पर बहुत सारा बोझ था, बहुत सारा लोड था, और उसको उसके परिवार को मिलने की एक आशा थी, उत्सुकता थी। गाड़ी अमृतसर से चलकर 8 पहर में फिल्लौर स्टेशन तक ही पहुंची थी। यानी गाड़ी अमृतसर से निकलकर 8 पहर हो चुके, फिर भी वहाँ कुछ समय हो चुका, फिर भी वहाँ फिल्लौर स्टेशन तक ही पहुँच चुकी थी। यानी गाड़ी में बहुत सारा लोड था, तो वह गाड़ी जो इंजन था, वह इंजन तेज़ी से खींच नहीं रहा था, धीमे गति से चल रहा था। बंटी को कुछ अनुमान नहीं था कि अम्बाला कहाँ कितनी दूर होगा। इस विषय में चतुर तारा भी कुछ नहीं कर सकती थी। यानी जो बंटी जो थी, वह पहले से अनपढ़ थी, उसको गांव देहात की थी, वह गांव के बाहर कभी गई भी नहीं थी और पढ़ी लिखी भी नहीं थी। लेकिन उसके साथ जो तारा थी, वह पढ़ी लिखी थी, वह होशियार थी, और उसे को बंटी को पता भी नहीं था कि अम्बाला यहाँ से कितनी दूर होगा, और वह तारा को भी पता नहीं था। बंटी के अनुरोध से उसने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े रेल से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से पूछकर जानना चाहा अम्बाला कितनी दूर है, वहाँ गाड़ी कब पहुँचेगी। अभी बंटी ने किसी वहाँ स्टेशन पर गाड़ी रुकी और वहाँ पर जो भी लोग थे उनसे पूछा कि अम्बाला यहाँ से गाड़ी अम्बाला पहुँचने में कितना समय है और अम्बाला यहाँ से कितना दूर है। उत्तर मिला, यहाँ से 75 मील है। गाड़ी चले तो 2-2.5 घंटे में पहुँच सकती है, पर यह क्या गाड़ी है, सांझ तक पहुँच जाए या कल सवेरे पहुँच जाए और देर हो जाए, कुछ निश्चित नहीं है।
यानी वह कहता है कि यहाँ से अम्बाला जो है 75 मील है, यानी 75 किलोमीटर ऐसा कुछ तो होगा, 75 मील है। लेकिन गाड़ी यदि तेज़ गति से चलती है तो 2-2.5 घंटे के अंदर ही वहाँ अम्बाला पहुँच जाएगी। लेकिन अब वो गाड़ी धीमे गति से चल रही है, सांझ तक पहुँच जाएगी, सांझ तक यानी शाम के समय तक चल जाएगी, नहीं तो सवेरे भी हो जाएगा, यानी नहीं तो रात भी ढल जाएगी और कल सुबह भी पहुँच सकती है। इसका समय कोई निश्चित नहीं है। इस देश में रेलगाड़ी ही थी जिसका समय निश्चित था, जो नियम और अनुशासन का प्रतीक थी, जिसे देखकर गांव देहात के लोग समय जान लेते थे। यानी उस समय में रेलगाड़ी ही ऐसी ऐसी थी जो समय पर आती थी और समय पर जाती थी, और एक प्रतीक थी, अनुशासन का प्रतीक थी। यानी समय पर जो भी शासन के नियम है, इस समय पर इस स्टेशन पर जाना है तो उसी समय पर वहाँ पर जाती थी। ऐसा वहाँ अनुशासन प्रिय थी। एक शासन का जो भी नियम था, समय समय टाइम टेबल था, समय सारणी थी, उसके अनुसार चलती थी। और वह गांव देहात के जो लोग थे वहाँ के, उस गांव के सामने से यदि नज़दीक से ट्रेन जाती थी तो इतने बजे है ऐसा अनुमान लगाते थे। आज भी कई गांव देहातों में यदि बस आती है तो लोग अनुमान लगाते हैं कि यह अभी 2 बजे है, 1 बजा है, 4 बजे है, 6 बजे है। आज भी गांव देहातों में है ऐसा। इस अवस्था में वह भी अनियमित हो गई थी। यानी अभी वह इतनी भागदौड़ हो गई है, इतनी दंगा फसाद हो रही है, तो इतना सारा बोझ है उस इंजन पर, तो वह भी अभी असमय, यानी उसका भी समय अब निश्चित नहीं है। धीमे धीमे रेंग रेंग कर चलती गाड़ी में बंटी और तारा का दूसरा दिन भी बीत गया। यानी धीमे धीमे चल रहा था, लेकिन दूसरा दिन भी उसी रेलगाड़ी में बीत गया, लेकिन अम्बाला नहीं आया। दूसरी रात भी आधी बीत गई, यानी दूसरा दिन भी बीत गया, दूसरी रात भी आधी बीत गई। स्त्रियां एक दूसरे से टीकी दबी और दबती हुई खर्राटे लेती चली जा रही थी। यानी वहाँ बैठी बैठी स्त्रियां उसी भीड़ में सो रही थी। कितनी देर तक वहाँ जागते रहेगी। किसी का भी दबाव पड़ने पर क्रोध और विरोध व्यर्थ था। एक स्त्री के गोद के बच्चे की अवस्था अच्छी नहीं थी। बच्चा दम तोड़ता जान पड़ता था। यानी वहाँ जो यानी भीड़ के कारण एक दूसरे को दब रही है, अड़चन हो रही है, तो कोई किसी को डांटे या थोड़ी सी जगह मिले ऐसा कहने की कोई व्यर्थ था, क्योंकि बाजू को हटने के लिए या किसी को जगह देने के लिए वो रेल में जगह ही नहीं थी, इतनी सारी भीड़ थी। और उसी में एक बच्चा था, वह किसी स्त्री के गोद में था और वह दम तोड़ता नजर आ रहा था। यानी वह अंतिम सांसें गिन रहा था। वह अब मृत्यु शैया के पास जाने वाला है ऐसा प्रतीत हो रहा था। स्त्रियों ने उसे हवा के लिए खिड़की के समीप बैठ जाने का था। यानी उस स्त्रियों ने उसको, बच्चों को हवा लगी इसीलिए उसको खिड़की के पास जाने के लिए कहा था। आधी रात में वह चीख उठी। स्त्रियां समझ गई, बच्चा चल बसा। अभी आधी रात को वह जो स्त्री थी जिसके गोद में बच्चा था, वह चीख उठी, चिल्लाई और रोने लगी। तो सभी जो स्त्रियां थी वह समझ गई कि बच्चा चल बसा, बच्चे का अब मृत्यु हो चुका। मृत शिशु की मां को सांत्वना देने का कोलाहल मच गया। यानी जो बच्चा अब मृत हो चुका है तो उसको समझाने के लिए अन्य स्त्रियों ने कोलाहल मचाया और उस स्त्रियों को समझाने लगे। और वह अभी क्या करेंगे न जाने, ऐसे इस समय में न जाने ऐसी कितनी कठिनाइयों का सामना उस समय जनता को करना पड़ा था। हम पढ़ते पढ़ते कहाँ गए, पेज कहाँ गया, 1 मिनट मैं आप भी लेके आता हूँ, शायद यही कहीं पर हो सकता है। 37 34 आ जाएगा। तो इस प्रकार की उस समय की स्थिति थी, और स्थिति के कारण वो जो कुछ भी ये हो रहा था, और वह बच्चे का मृत्यु हो चुका, और वह जो उसकी स्त्री थी, वह स्त्री रो पड़ी और चिल्लाई। तो बाकी स्त्रियों को पता चला कि वह बच्चा जो था वह बच्चा चल बसा है।
अब उसकी मृत्यु हो चुकी है और सभी उसको समझाने लगी स्त्रियां। तो यहाँ तक हम देखे थे और इसके आगे का भी देखेंगे, लेकिन वहाँ पेज धीमे, हाँ यहाँ पर आ गया। कहाँ गया कहाँ गया। हम्म तो वह पेज कहाँ गया, हम बाद में देखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।